सब लोगों का धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार के लिए जिसका विषय है अंडरस्टैंडिंग माओइज्म इन कंटेम्पररी इंडिया। ये वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये भूमकाल के माध्यम से, जिसमें कुछ कॉलेजेस भी जुड़े हुए जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनमें है SNT कॉलेज रामटेक नागपुर, SN मोरे एंड GD सराफ कॉलेज तुमसर भंडारा, डॉक्टर मधुकर राव वासनिक PWS कॉलेज नागपुर और सरस्वती कला महाविद्यालय अकोला, शरद पवार आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चंद्रपुर, सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर, यशवंतराव गुडगे पाटिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ आर्ट्स नागपुर। तो इन कॉलेजेस के माध्यम से भूमकाल और इन कॉलेजेस के आपसी मेल से जो है ये वेबिनार आयोजित किया गया है। और इस वेबिनार में जो हमारे मेन स्पीकर है प्रोफेसर विवेक कुमार, उनको आमंत्रित किया गया है और उनके व्यक्तिमत्व को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़े व्यक्ति है जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि उनका नाम हमेशा टीवी और चैनल्स में उनके लेखों के माध्यम से आप सब लोग जानते रहे हैं, उनको पढ़ते रहे हैं। और हाल ही एक रिसर्च गेट करके जो एक ऑनलाइन एक संशोधन का एक बहुत बड़ा वेब है, जहाँ पे प्रोफेसर विवेक कुमार जी के जो लेख है बहुत ही बड़े पैमाने पे पढ़े गए हैं और उसका उल्लेख भी उस रिसर्च गेट ने किया। जरूर उन लेखों को पढ़िएगा। लेकिन क्योंकि ये एक तरीके की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी का जो है परिचय देना चाहूंगा, जिसमें से आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। और उनका परिचय देने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे एक अभिमान हो रहा है कि प्रोफेसर विवेक कुमार आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन वो मेरे टीचर भी रहे हैं। उन्होंने मुझे 6 साल तक पढ़ाया है JNU में, और इसीलिए उनका परिचय देते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रोफेसर विवेक कुमार जो है वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। वर्तमान काल में आज वो CSSS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम के चेयरपर्सन है JNU के अंदर में। उनका संशोधन का जो केंद्र बिंदु रहा है वो मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सोशियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया, सोशल मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इन संशोधन, ये जितने भी इनके सर के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं, उन एरिया पे संशोधन करते हुए उन्होंने कुछ संकल्पनाओं को भी उजागर किया है, जो मैं सोचता हूँ कि उनको सामने में रखना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने कई कुछ टर्म्स कॉइन किए हैं, जिसमें जैसे कि दलित डायस्पोरा है, ह्यूमन डिस्ट्रेस इंडेक्स और एक्सक्लूजन इंडेक्स फॉर द दलित, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने सामने में रखा है। अगर आप सब लोग भी जब इन विषयों को बारे में जब कभी भी आप पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर विवेक कुमार को बिना कोट किए कोई भी चीज आगे जा सकती है। साथ साथ में प्रोफेसर विवेक कुमार जो है वो विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी रहे हैं। उन विजिटिंग फैकल्टी जहां जा रहे हैं उसमें से बहुत जगहों पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, बहुत जगहों पे वो गए भी है, लेकिन उनमें से कुछ उल्लेखनीय है जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि वो विजिटिंग फैकल्टी
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में रहे हैं, और अब्रॉड में उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विवेक कुमार विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं, जहां पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पढ़ चुके थे, जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए। और साथ साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में भी, जो कि जर्मनी में, वहां पे भी प्रोफेसर विवेक कुमार जो है वो विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जी को जो है कई अवार्ड से जो है नवाजा गया है, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड भी है। ये वो अवार्ड है जिनका वो अवार्ड है जहां उनका कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसके लिए, साथ साथ में त्रिरत्न अवार्ड भी दिया गया है। सर ने बहुत सारे लेख लिखे हैं, किताबें लिखी है, जिसमें कुछ किताबें हैं दलित लीडरशिप इन इंडिया, रोरिंग रेवोल्यूशन, और एक और जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जो सर ने इस बात ईपीडब्ल्यू में लिखा, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लेख तो उनके बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जो मुझे बहुत टचिंग रहा है वो है हाउ इगैलिटेरियन इज इंडियन सोशियोलॉजी, जो ईपीडब्ल्यू में पब्लिश हुआ है। डिफरेंट दलित मोबिलाइजेशन इन डिफरेंट शेड करके भी उनका एक आर्टिकल रहा है, जो मुझे लगता है कि इस मंच पे आए हुए जो भी सुनने वाले लोग हैं, वो प्रोफेसर विवेक कुमार के लेखों को पढ़े तो उनको एक दिशा मिलेगी, एक मार्गदर्शन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और साथ साथ में ये जो वेबिनार लिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार, नेशन एंड नेशन बिल्डर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके पर्सपेक्टिव में ये बात, इनके दृष्टिकोण में ये बात रखने वाले हैं। ये विषय ही इसलिए लिया गया है क्योंकि इस भारतीय समाज के अंदर में जिस तरीके की व्यवस्था है, समानता और असमानता की व्यवस्था, जहां पे लोगों को, एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस, इन सब लोगों को तय करना होगा कि किस दृष्टिकोण से हमें भारतीय समाज की रचना करना है। क्या भारतीय समाज की रचना असमानता के तत्वों पे करना है, या फिर भारतीय समाज की रचना जो है समानता के तत्वों पे करना है, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो है अपने कई भाषणों और कई लेखों में लिखा हुआ है। और उन्हीं का बखान या उन्हीं की बात जो है डॉक्टर विवेक कुमार जो है अपने शब्दों में और अपने रिसर्च के अध्ययन के माध्यम से जो है आप सब लोगों के समक्ष रखेंगे, जो कि हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। तो मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि सर आप अपना जो इनॉग्रल स्पीच है उसको रखिए। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद अजय, डॉक्टर अजय, डॉक्टर श्रीकांत, thank you very much, and thank you Ajay for such a long and such a absorbing introduction. I never expected that you would give such a introduction for me, because this is a very very noble cause, all of you. और मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा भूमकाल संगठन को और उससे जुड़े हुए जितने जो 6 कॉलेज हैं, चाहे वो SNT कॉलेज हो, SN मोरे, GD सोनवाने कॉलेज, या मधुकर कॉलेज, सरस्वती कॉलेज, शरद पवार कॉलेज और शरद पाटिल कॉलेज। मेरे ख्याल से मैंने सही नाम लिया होगा सबका, जिनका नाम छूट गया हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सब कॉलेजेस को बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार के आयोजन को अंजाम दिया और एक सकारात्मक सोच के तहत वो ये काम कर रहे हैं। और सकारात्मक सोच राष्ट्र निर्माण की, किस प्रकार राष्ट्र निर्माण होगा और किस प्रकार का डायरेक्शन राष्ट्र निर्माण को जाएगा, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और उनके सभी लोगों को, सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो सीधा सीधा है बाबा साहेब आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो बाबा साहेब अंबेडकर का राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण चिंतन, यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर का राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण चिंतन, बाबा साहेब आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, ये मेरा टॉपिक है।
तो सर्वप्रथम इस धारणा के लिए हम बाबा साहब की राष्ट्र की अवधारणा को अगर हमें समझना है तो उसके अंदर मैं शुरुआत में 5 प्रश्नों का जो है एक पुंज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये 5 एस्पेक्ट हैं जिनको लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने अपने राष्ट्र चिंतन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने ये पूछा, क्या भारत राष्ट्र है? क्या भारत राष्ट्र है? और अगर भारत राष्ट्र नहीं है तो ये राष्ट्र क्यों नहीं है? ये पहला प्रश्न था बाबा साहब का। दूसरा प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ था कि वो राष्ट्र क्यों नहीं है, भारत राष्ट्र क्यों नहीं है। तीसरा, राष्ट्र क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्र की अवधारणा दी और मैं उसकी अवधारणा आपको बताऊंगा हिंदी में एक ट्रांसलेशन करके, क्योंकि उन्होंने दिया है। जो चौथा जो प्रश्न बाबा साहब ने उठाया कि राष्ट्र की उत्पत्ति, द इमर्जेंस ऑफ नेशन, उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो वो चौथा। और पांचवा, बाबा साहब केवल राष्ट्र निर्माण तक ही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की एकता और अखंडता के क्या उपाय किए जाएंगे। तो ये जो 5 प्रश्न हैं, मुझे लगता है इनके अंदर ही हम अपना डिस्कोर्स स्थापित करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लोगों ने दलित मसीहा कहा, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है भाई, बाबा साहब जो हैं वो संविधान निर्माता हैं, और आपके महाराष्ट्र में उसको कहा जाता था भारतीय घटनांचे शिल्पकारा। तो उनको केवल बड़ी संकुचित दृष्टि से देखा गया, उनको बड़ा संकुचित कर दिया गया कि बाबा साहब अंबेडकर दलित मसीहा हैं या संविधान निर्माता है। मुझे लगा कि बाबा साहब अंबेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व का अगर हम आकलन करें, अगर उनके पूरे लेखों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ें, तो हम बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता कहेंगे। केवल और केवल हम उनको संविधान निर्माता नहीं कहेंगे, बल्कि राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। तो इस राष्ट्र निर्माता क्यों कहेंगे, उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से विषय उठाए, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहली बार बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे 1930 में मोहनदास करमचंद गांधी, इनके साथ जब उनकी जो है एक तरह से वाक युद्ध हो रहा था और लेख पर लेख लिखे जा रहे थे इधर से उधर, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो राजनीतिक दिमाग वाले लोग हैं इस भारत को राष्ट्र कह रहे हैं, वैसे ये राष्ट्र नहीं है। गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं ये राष्ट्र नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लो इंडियन भी इसको राष्ट्र नहीं मानते हैं, और यहां तक कि बंगाल के जो राष्ट्र कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर ने उद्धृत किया। और इसको आप लोग, जो बाबा साहब अंबेडकर का इंग्लिश का वांग्मय है, राइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 8 में आप ये पढ़ सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर उद्धृत किया, वॉल्यूम 8 ऑफ राइटिंग एंड स्पीचेस। वहां से मैं बोल रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा इंग्लो इंडियन ने भारत को कभी राष्ट्र नहीं माना, और यहां तक कि जो उस समय के राष्ट्र पोएट हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी नहीं माना। और इसलिए यह कहना कि भारत एक राष्ट्र है, ये नितांत गलत है। और उसके बाद बाबा साहब यही नहीं रुके। 26 नवंबर 1949 जब संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर संविधान की
फाइनल कॉपी जो पूरी हो गया था संविधान, फाइनल कॉपी जब संविधान सभा को सौंप रहे थे, अर्थात उस समय के प्रेसिडेंट को उन्होंने दी कॉपी, जिसकी फोटो आप लोग देखते हैं, उसमें भी बाबा साहब, उस संविधान सभा में भी बाबा साहब ने कहा, यद्यपि राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग भारत को राष्ट्र कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, भारत एक राष्ट्र नहीं है, और जितनी जल्दी इस गलतफहमी से हम ऊपर आ जाएंगे, उबर जाएंगे, उतनी जल्दी हम राष्ट्र निर्माण का काम शुरू कर देंगे। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल क्लियर थे। अब मैं आता हूं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर भारत को राष्ट्र क्यों नहीं मान रहे थे, उसकी वजह क्या थी। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि पहले उन्होंने शिनाख्त की, दो लेवल पर शिनाख्त की कि हिंदू समाज के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, और दूसरी तरफ उन्होंने शिनाख्त की हिंदू और मुस्लिम समाज के अंदर किस प्रकार के रिश्ते हैं। बाबा साहब ने कहा, हजारों जातियों में बटा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है। बाबा साहब ने यह प्रश्न उठाया कि हजारों जातियों में बटा हुआ समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है, क्योंकि जातियां विलगाव फैलाती हैं, अलगाव फैलाती हैं, जातियां वैमनस्य फैलाती हैं, जातियां ईर्ष्या पैदा करती हैं। ऐसी ईर्ष्या के अंदर अगर हम भारत के लोगों को देखें, तो भारत के लोगों में, जिसको समाजशास्त्री समग्र वर्ग की चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कहते हैं, उसका नितांत अभाव है। देयर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड अमंग दी हिंदू। भारत के हिंदू लोगों के अंदर समग्र वर्ग की चेतना का अभाव है। उनके अंदर अगर कोई चेतना है तो वो जातीय चेतना है, और हर जाति की अपनी चाहत है, उसका इंटरेस्ट, उसका स्वार्थ है। हर जाति अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, और इसलिए वो समाज का भला नहीं चाहती, बल्कि हर जाति अपना भला चाहती है। ऐसी स्थिति में भाईचारा कैसे बन सकता है? बाबा साहब ने कहा, भाईचारा नहीं है, क्योंकि जातियों के बीच में वैमनस्य है, और इसलिए भाईचारा नहीं है। जब भाईचारा नहीं है तो समानता कैसे होगी? जब समानता नहीं है तो स्वतंत्रता कैसे होगी? और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जातियों की वजह से भारतीय समाज में जातीय स्वार्थ आ गया है, और इसलिए भारत में जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, बंधुत्व का नितांत अभाव है, और बिना भाईचारा के कोई राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। जब तक हम भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ठीक है भाई, हिंदू समाज के अंदर जातियां ईर्ष्या फैलाती हैं, हिंदू समाज के अंदर जातियां अलगाव फैलाती हैं, ईर्ष्या पैदा करती हैं, एक दूसरे के पीछे वैमनस्य करती हैं, इसलिए भाईचारा नहीं है। लेकिन क्या हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा है? उनके रिश्ते कैसे हैं? और उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि अगर हम देखें बंधुत्व को, अगर हम देखें हिंदू और मुसलमान के अंदर, तो हिंदू और मुसलमान के अंदर भी भाईचारा नहीं है। उनके मध्य कोई जातीय जो समीपता है भाईचारे की, वो नहीं है, और वहां पर भी अलगाव नजर आता है। बाबा साहब ने कहा, वो ऐसे कौन से तत्व हैं
जो उनकी सांस्कृतिक पूंजी है, जिसको वो साझी विरासत कह सकते हैं। हिंदू मुसलमान क्या कोई साझी विरासत लेके जी रहे हैं? क्या बंधुत्व भाव है? क्या ऐसी कोई जो है ऐसी कोई वस्तु है जिसको लेकर के लोग अभिमान महसूस कर रहे हों? ऐसा नहीं दिखाई देता है। अभी तक दोनों, बाबा साहब ने शब्द यूज किया, अभी तक दोनों सेना की टुकड़ियों के समान एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो दो सेना की टुकड़ी हैं और दोनों सेना की टुकड़ी लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके अतीत, अगर आप पास्ट में जाएंगे, उनके अतीत को देखेंगे, तो अतीत जो हैं वो विध्वंस से भरे हुए हैं, लड़ाई से भरे हुए हैं, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो धर्म हो। बाबा साहब ने उद्धृत किया कि हिंदू समाज राजनीति में जहां पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप और शिवाजी को इतिहास में गर्व से बताता है कि मेरा इतिहास ये है, वही मुसलमान लोग जो है वो दूसरे आइकन को पेश करते हैं। उनके लिए मोहम्मद बिन कासिम और औरंगजेब जो है वो उनके हीरो हैं। तो दोनों समाज के अलग अलग हीरो हो गए राजनीति के इतिहास में। धर्म में अगर देखा जाए तो हिंदू रामायण, महाभारत और गीता से प्रेरणा लेता है। वो बार बार उसको उद्धृत करता है, रामायण पाठ करता है, गीता को उद्धृत करता है, और हर नेता जो है अक्सर गीता से जो है श्लोक डाल देता है। तो ये प्रेरणा जो है वो रामायण, महाभारत और गीता से लेता है। लेकिन मुस्लिम समाज कहां से प्रेरणा लेता है? मुस्लिम समाज कुरान और हदीस से जो है वो वहां से प्रेरणा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास उनका, राजनीतिक इतिहास अलग है और धार्मिक इतिहास अलग अलग है। तो भाईचारा कहां हुआ? बाबा साहब ने कहा कि कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, वो एक भाषा बोलते हैं और उनके कई लोगों के सरनेम भी एक हैं, तो इसलिए उनकी साझी विरासत है। तो बाबा साहब ने कहा ये भाई ठीक नहीं है कि भाषा जो है वो भाईचारा पैदा करती है। जो सांस्कृतिक पूंजी होती है या सांस्कृतिक जो एलिमेंट होते हैं, कल्चरल एलिमेंट होते हैं, वो उसके अंदर ये नहीं है कि वो एक जैविक एकता रखती हो, ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं बनाती है, वो यांत्रिक यूनिटी बनाती है, आर्टिफिशियल यूनिटी बनाती है। क्योंकि व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी के कारण हम वही भाषा बोलने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे अंतःखंड से निकल रही हो, और कभी कभी भाषा दूसरी जगह से भी आयातित हो जाती है, यानी कि डिफ्यूजन कहीं उगती है और कहीं से डिफ्यूजन के कारण कल्चर आ जाता है। कल्चर ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हमारी जीवन के अंदर पल्लवित होता है या वो उगता है हमारे अंदर में और बहुत ही एक चूल से चूल मिला करके हमारे अंदर संगठन करता है, संगठित करता है, भाईचारा फैलाता है। ऐसा संस्कृति नहीं करती है, बल्कि लोग संस्कृति के अंदर भी बटे हुए थे हैं। और भाषा का तो उदाहरण दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजी जो है वो इंग्लिश, ब्रिटिश, ब्रिटानिया साम्राज्य या ब्रिटिश में भी बोलते हैं, यूके में भी अंग्रेजी बोलते हैं, यूएसए में भी अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में अंग्रेजी बोली जाती है, और कई अन्य देशों में भी अंग्रेजी बोली जाती है। अगर राष्ट्र का निर्माण केवल भाषा पर होता तो इंग्लैंड वालों को अपना राष्ट्र अलग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अमेरिका के साथ ही अपना राष्ट्र बना लेते हैं, दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन वो एक राष्ट्र है। तो इसलिए भाषा के आधार पर राष्ट्र नहीं बनते, यहां तक कि तीज और त्योहार के आधार पर भी राष्ट्र नहीं बनते। आप हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे होली और दिवाली और राम की पूजा
यहां पर भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है और नेपाल में भी होती है। तो नेपाल दूसरा राज्य क्यों है? वहां पर तो जो है तीज और त्योहार बनाए जाते हैं जो हिंदू समाज के हैं, वो भगवान को भी पूछते हैं। तो क्या हमारी संस्कृति एक होने से हम एक राष्ट्र हो जाएंगे? तो बाबा साहब ने समझाया कि तीज त्योहार नस्ल यहां तक कि रेस पर जो है एक राष्ट्र नहीं बनते, जैसा कि पाश्चात्य देशों में हो रहा है। और इसलिए संस्कृति जो है कभी कभी मात्र यांत्रिक यानी कि आर्टिफिशियल के कारण, मैकेनिकल वे में हमारे पास कोई संस्कृति आ जाती है। और इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक भाषा बोलते हैं और वो एक पिक्चर देखते हैं तो वो एक जो है कल्चर, एक राष्ट्र हो गए, इसलिए नहीं। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने क्लियर किया कि भारत राष्ट्र नहीं है। और ये राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो लोगों के अंदर भाईचारा नहीं है, अगर भाईचारा नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है और समता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर बहुत क्लियरली इस बात को बाद में रेखांकित करते हैं कि ये जो भाईचारा है उसको वो स्वतंत्रता और समता से ऊपर रखते थे। बाबा साहब अंबेडकर kept fraternity at a higher pedestal than equality and liberty। स्वतंत्रता और समता से ऊपर रखते थे भाईचारा को। मैं ये बताना चाहता हूं क्यों रखते थे। बाबा साहब ने लिखा, यू कैन लेजिस्लेट फॉर इक्वालिटी। आप समता के लिए कानून बना सकते हैं, आप स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन भाईचारे के लिए कानून नहीं बना सकते। भाईचारा स्वतः प्रतिस्फुटित होगा। भाईचारा जो है वो समाज में, लोगों के बीच में। आप ये नहीं कहेंगे कि आप खाना खाओ उनके साथ, अगर आप उनके साथ खाना नहीं खाओगे, अगर आप उनके साथ पानी नहीं पियोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर वो पानी वहां से भर रहा है तो सभी पानी भर सकते हैं, ये समानता है। लेकिन आप पानी पीने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते, खाना खाने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते। आप जबरदस्ती यह नहीं बना सकते कि नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी। तो भाईचारा जो है वो, उसके लिए आप कानून नहीं बना सकते। वो जब तक समाज के अंदर से खुद प्रतिस्फुटित नहीं होगा, वो खुद नहीं आएगा, तब तक साथियों भाईचारा नहीं होगा। और भाईचारा अगर नहीं होगा तो समानता नहीं होगी और स्वतंत्रता भी नहीं होगी। और इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा होगा तो स्वतंत्रता भी होगी और समता भी होगी, और तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए पहली जो शर्त बाबा साहब अंबेडकर कहीं ना कहीं दिखा रहे थे वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और भाईचारा जो है उसकी स्थापना, और भाईचारे की स्थापना सर्वोपरि जरूरी है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। अब मैं आता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने बताया राष्ट्र नहीं था, क्यों नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने राष्ट्र की अवधारणा क्या दी। What is the concept of nation according to बाबा साहब अंबेडकर? राष्ट्र की अवधारणा बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा राष्ट्र की अवधारणा क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक पाश्चात्य समाज विज्ञानी अर्नेस्ट रेनन को कोट किया। अर्नेस्ट रेनन को उद्धृत किया उन्होंने, और ये आप चाहें तो देख सकते हैं, बाबा साहब अंबेडकर वही वॉल्यूम 8 में आप देख सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने उद्धृत किया, और मैं इसको थोड़ा सा आसानी से समझाना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना क्या है ये हमको आज तक
नहीं बताई गई और हमको केवल ये कहा गया कि इट इज वी फीलिंग, इट इज वी फीलिंग एंड देन इट इज वन ज्योग्राफिकल एरिया, वही राष्ट्र है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इससे अलग बताते हैं। बाबा साहब अर्नेस्ट रेगन को कोट करते हुए कहते हैं, राष्ट्र एक जीती जागती आत्मा है। राष्ट्र एक जीती जागती आत्मा है, एक राजनीतिक सिद्धांत है, यानी कि एक स्पिरिचुअलिटी है, जीती जागती आत्मा, और एक दूसरी बात उन्होंने बताई राजनीतिक सिद्धांत है। राष्ट्र एक जीती जागती आत्मा है और दूसरा एक राष्ट्र एक राजनीतिक सिद्धांत है। बाबा साहब कहते हैं ये दोनों चीजें अलग अलग लगती हैं। जीती जागती आत्मा और राजनीतिक सिद्धांत जो हैं ये अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये अलग अलग नहीं है। दे आर वन, ये एक हैं, ये दोनों एक ही हैं। जो राष्ट्र जीती जागती आत्मा और राजनीतिक सिद्धांत, ये दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? एक जो जीती जागती आत्मा है वो अतीत है, हमारा पास्ट है, हमारा माजी है। जो जीती जागती आत्मा है वो हमारा पास्ट है, वो अतीत है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है वो जो है वर्तमान है, प्रेजेंट है। आप इतना माकूल, जो इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इसको हमें बार बार समझना पड़ेगा साथियों। अब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक अतीत है, जो अतीत है वो जीती जागती आत्मा है, और जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारा वर्तमान है। जो जीती जागती आत्मा है साथियों, वो क्या है? जीती जागती आत्मा जो है वो किस चीज से बनी है? बाबा साहब इसको समझा रहे हैं। वो एक कह रहे हैं वो उच्च संस्कृति विरासत की स्मृतियों की साझा सामान्य सामित्व है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसकी एक विरासत है, और उस विरासत की स्मृति, याद, जो उच्च संस्कृति की विरासत की स्मृति, और वो कौन सी स्मृति है? वो साझा स्मृति है, और इसके हम इसके स्वामी हैं। वी आर द ओनर ऑफ द लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री। ये कल्चरल हिस्ट्री क्या है ये समझना। सांस्कृतिक विरासत की पूंजी साथियों, ये हमारे तस्वुर में, हमारे इमेजिनेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सांस्कृतिक विरासत है ही नहीं। अगर आप दलितों से पूछोगे भाई सांस्कृतिक विरासत क्या है, तो वो फूले को कोट कर देते हैं। फूले कहते थे कि हमारे गले में तो हंडिया डाली जाती थी कि हम थूक ना पाए, हमारे कमर में तो झाड़ू बांधी जाती थी। ये हमारी सांस्कृतिक पूंजी है क्या? ये कैसे याद रखें? तो इसलिए साथियों हमको एक सांस्कृतिक पूंजी बनानी पड़ेगी जो हमारी स्मृतियों की साझी सामित्व हो, जिसको हम ओन कर सके। दिस इज आवर कलेक्टिव मेमोरी ऑफ आवर कल्चरल कैपिटल। आप समझ रहे हैं? साझी सांस्कृतिक पूंजी का स्वामित्व, साझी सांस्कृतिक पूंजी का स्वामित्व जो हमें विरासत में मिली हो। तो विरासत में हमें सांस्कृतिक पूंजी क्या मिली है? जिनको मिली है वो सजा के रख रहे हैं। हमारे पास वो सांस्कृतिक पूंजी नहीं है साथियों। और वो सांस्कृतिक पूंजी इसीलिए जब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं तो हम जाते हैं फिर बाद में बुद्धा के पास। बुद्धा से होते हुए हम चारवाक, अजीवक, और उसके बाद फिर हम आते हैं रैदास, कबीर, चोखा मेला, दादू, और उसके बाद फिर हम आते हैं फूले, नारायण गुरु, साहू और पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर। ये एक लाइन 5000 वर्ष की संस्कृति के अंदर ये जो स्वामित्व है उसको अगर हम देखेंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमारा एक तरफ स्वामित्व जो है वो है बाकायदा, जिसको हम इतिहास में द्वंद्व कहते हैं। एक विचारधारा का द्वंद्व, एक विचारधारा
जिसको श्रवण परंपरा कहा गया। श्रवण परंपरा बाकायदा वेदों में विश्वास नहीं करती थी, ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी। श्रवण परंपरा जो थी वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती थी और आत्मा में विश्वास नहीं करती थी। यह श्रवण परंपरा थी। और इसके विपरीत वैदिक परंपरा थी जो वेदों में विश्वास करती थी, ज्ञान का पुंज मानती थी उनको, और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, ईश्वर में विश्वास। तो ये विचारधाराएं जो हैं अलग अलग सांस्कृतिक पूंजी लेकर के, और इसके अंदर बाकायदा द्वंद्व चला। और इसलिए एक तरफ जो है श्रवण परंपरा चल रही थी जिसको बाबा साहब अंबेडकर आगे लेकर के चले, और आज जिसे कहना चाहिए दिखाई पड़ती है जब फूले साहू का पुंज बनता है और उसको मान्यवर काशीराम जिंदा करते हैं आकर के उत्तर भारत में। तो ये जो सांस्कृतिक पूंजी है साथियों, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो दूसरा प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल जो जीती जागती आत्मा है, उससे तो हमें सांस्कृतिक पूंजी मिल रही है, लेकिन जो राजनैतिक सिद्धांत है वो क्या है? वो है साथ साथ रहने की वास्तविक स्वीकृति। वी विल लिव टुगेदर, साथ साथ रहने की वास्तविक स्वीकृति और संकल्प। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम साथ साथ रहेंगे, और ऐसी अभिलाषा व्यक्त करेंगे जो हमें हमेशा विरासत को बनाए रखने में मदद करे। ऐसे साथ साथ रहेंगे कि हम अपनी सांस्कृतिक पूंजी को बचा करके रखें। ये है राष्ट्र की अवधारणा। एक जीती जागती आत्मा, दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक आत्मा के अंदर जो जीती जागती आत्मा है उसके अंदर जो है सांस्कृतिक पूंजी, और सांस्कृतिक पूंजी की विरासत, और जिस पर हम अभिमान कर सके, और जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो साथ साथ रहने का संकल्प। ये एक एस्पेक्ट है बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्र जो है अवधारणा का। दूसरा, बाबा साहब कहते हैं कि दूसरी तरफ राष्ट्र जो है वो एक व्यक्ति की तरह होता है, एक महान व्यक्ति की तरह। महान व्यक्ति लंबे प्रयासों से बनता है, महान व्यक्ति त्याग से बनता है, महान व्यक्ति जो है वो लगन परिश्रम से बनता है, एक महान व्यक्ति जो होता है। और ये जो है, ये व्यक्ति जो है आगे चल करके एक आधार बनाता है सांस्कृतिक पूंजी का, और बहुत सारे व्यक्तियों का आधार बनाता है। एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बन सकता, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है। और उसकी पूंजी क्या है साथी? उसकी पूंजी क्या है? सांस्कृतिक पूंजी का आधार क्या है जिस पे हम राष्ट्र की संकल्पना करेंगे? वो कहते हैं जो अतीत में सामूहिक गौरव है और अतीत में महान कार्यों को जो हमने किया है उसको हम पुनः दोहराएंगे। ये नहीं कि अब आपने कर लिया बस हो गया, नहीं, हम उसको पुनः दोहराएंगे, हम उसको पुनः रिपीट करेंगे कि हम महान कार्य फिर से साथ साथ करेंगे, तब राष्ट्र बनेगा। तो राष्ट्र निर्माण होती, ये जो राष्ट्र निर्माण की हैं, अतीत में महान कार्यों को हमने किया है और हम भविष्य में पुनः ऐसा करेंगे, ऐसा संकल्प, ये राष्ट्र निर्माण की मूलभूत अवस्थाएं हैं। एक तीसरी चीज जो है वो बाबा साहब समझा रहे हैं कि संयुक्त रूप से वेदना भोगना, दुख को संयुक्त रूप में हमें साथ आत्मसात करना पड़ेगा। संयुक्त रूप में वेदना भोगना, संयुक्त रूप में आनंद बनाना और संयुक्त रूप में आशान्वित होना। You should have hope together. These are three very important things. You should have pain together when you bear the pain. आप वेदना को साथ भोगेंगे,
आनंद भी साथ भोगेंगे और आशान्वित भी साथ होंगे। ये नहीं कि एक समाज तो बड़ा आनंद मना रहा है, हर्ष उल्लास बना रहा है, और दूसरा दुख में डूबा है, तो राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र तो तब बनेगा जब हम सब साथ, आपके दुख में भी हम दुखी हैं। ये नहीं गढ़चिरौली के लोगों को लिए वो दुखी है, नाला नहीं बन पा रहा है तो हम खुश हैं। हमारे लिए स्पीड ट्रेन बन रही है, हमारे लिए जो है बहुत बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं बिजनेस सेंटर्स बन रहे हैं, और गढ़चिरौली के लोगों के लिए पुल नहीं बन पा रहा है। तो कैसे ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है? राष्ट्र का निर्माण तो तभी होगा जब हम संयुक्त विरासत के साथ दुख भी भोगेंगे, आनंद भी भोगेंगे और आशा को साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए साथियों, हमारा ये मतभिन्नता की भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो है वो नहीं बनेगी। राष्ट्र की जो स्मृतियां हैं, वो शोक जो है, राष्ट्र में जो स्मृतियां होती हैं उनके अंदर जो शोक है, सैडनेस, वो ज्यादा अधिक मूल्यवान होता है। जो शोक है, हमारा दुख है, वो ज्यादा मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि शोक हमें कर्तव्यों का बोध कराते हैं। जो शोक है, सैडनेस है, जो लोगों के पेन है, जो लोगों की दुख है, वो हमको हमारे जो कर्तव्य हैं उसका भान कराता है। तब कहीं जा करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो साथियों, राष्ट्र निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है। वो जीती जागती आत्मा की तरह ही जो फल फूल रही संस्कृति है उसका संजोया हुआ रूप है, और साथ साथ रहने का संकल्प है कि हम सब साथ रहेंगे एक दूसरे में। हम एक तरफ तो बाबा साहब ने बताया कि हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए, एक तरफ बताया हमारे स्वतंत्रता समता होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें साथ साथ रहने का संकल्प भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के राष्ट्र होगा। तो साथियों, ये जो है हमने लिया था बाबा साहब अंबेडकर के वॉल्यूम 8 पेज नंबर 35। बाबा साहब अंबेडकर का वॉल्यूम 8 पेज नंबर 35 पर ये बाबा साहब की अवधारणा है। आप चाहे तो अर्नेस्ट रेनन को देख सकते हैं। तो अब हमने तीन चीजें बता दी। राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र क्यों नहीं है, और राष्ट्र की जो संकल्पना है, ये तीन चीजें बताई साथियों। अब चौथी चीज क्या थी? बाबा साहब ने राष्ट्र की उत्पत्ति, इमर्जेंस ऑफ नेशन कैसे होगा और किस प्रकार वो विकसित होगा, इसके 5 जो है, इसमें 5 पॉइंट जो हैं या 5 पड़ाव बाबा साहब अंबेडकर ने बनाए कि किस प्रकार राष्ट्र पल्लवित होगा, किस प्रकार विकसित होगा। सबसे पहला जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, उसका पहला पड़ाव यह होगा कि लोगों को, भारत में जो लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि जो है, उनको ये देखना पड़ेगा कि जो है भारत, या उनको मानना पड़ेगा, दे शुड एक्सेप्ट फर्स्ट दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन, भारत एक राष्ट्र नहीं है। अगर ये उसको कबूल कर लेते हैं तो सबसे पहली शर्त यही होगी। और बाबा साहब ने कहा ये पहली शर्त क्यों होगी? क्योंकि जितनी जल्दी अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, उतनी जल्दी हम इसको बनाने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तब फिर हम गफलत में पड़े रहेंगे, गलत फहमी में पड़े रहेंगे। अरे हम तो राष्ट्र हैं, हम राष्ट्र बन गए हैं और हम अब जिसे कहना चल पड़े हैं, जबकि हमारे यहाँ भाईचारा नहीं है, और जबकि हमारे यहाँ समता नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। आपको पता होगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, भाईचारा नहीं है, ये दलितों पर अत्याचार के जो आंकड़े आते हैं 1 वर्ष के अंदर, आपको पता होगा
2017 के आंकड़े 1 लाख मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास, या नहीं सॉरी 45 जो है 1000 एट्रोसिटी केसेस, यानी कि 88 केसेस पर डे, एक साल के अंदर 88 केसेस पर डे, और 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार, और 3 दलितों के मर्डर, और 12 केस ग्रीवियस हर्ट के होते हैं। ये जिसे कहना चाहिए हमारा भाईचारा है। और आपको पता ही होगा कि किस प्रकार और भी एट्रोसिटी केसेस लिखे नहीं जाते, ये तो लिखे हुए केसेस है, पता नहीं कितने हजार केस डर के मारे लिखे नहीं जाते। तो ये साथियों भाईचारा हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू एक्सेप्ट एंड देन ओनली वी विल स्टार्ट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नेशन। दूसरी बात, व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति यानी कि मानव, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो मानव के आत्मनिर्भर स्वरूप की स्थापना करना पड़ेगा। मानव के आत्मनिर्भर स्वरूप की स्थापना अर्थात इंडिविजुअल शुड बी फ्री एजेंट। अभी भारतवर्ष में जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो या तो अपने वर्ण का गुलाम है, या वर्ण की जो उसकी वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, दिया है, या तो उसका गुलाम है, या फिर धर्म का गुलाम है, या फिर जाति का गुलाम है। और यहां तक आजकल आप देखेंगे कि लोग अपने गांव के अंदर पंचायतों के भी गुलाम हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो है आप शादी वादी नहीं कर सकते। गांव के अंदर अगर शादी कर ली तो बहन भाई की शादी हो जाएगी और लोग आपको पता है हॉरर किलिंग कर देंगे। तो वो व्यक्ति स्वतंत्र कहां है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर आपको एक राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जितनी स्वतंत्रता आवश्यकता है वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। व्यक्ति को आप अगर जाति, धर्म और वर्ण व्यवस्था का गुलाम बनाए रखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति के पास जो उसकी पूंजी है, जो कल्चरल कैपिटल है, उसके पास जो शौर्य है, उसके पास जो जाति का शौर्य है, बेसिकली उसका शौर्य नहीं है, उसके वर्ण का शौर्य है। अगर व्यक्ति अभिमान कर रहा है तो अपने धर्म और जात का अभिमान कर रहा है, और वो जो भोग रहा है वो भी अपनी जात और धर्म का भोग रहा है। वो उसकी अपनी पूंजी नहीं है, इट इज नॉट हिज कैरेक्टरिस्टिक। ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत करके वो पूंजी बनाई है, वो जात में पैदा हो गए और इसलिए वो एक फला बन गए। वो जात में पैदा हो गए तो उनको हम लोग कहते हैं कि करिश्मा मिल गया, चमत्कारिक पर्सनालिटी हो गए, क्योंकि आप एक विशेष कास्ट में पैदा हुए। और आपको स्टिग्मा मिलेगा क्योंकि आप एक दूसरी जात में पैदा हो गए। तो एक तरफ करिश्मा, दूसरी तरफ स्टिग्मा। ये जो जाति के अंदर पैदा होने से स्वतंत्रता नहीं है और व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और जो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहा है, उससे राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि जिससे कि वह अपने आप के अंदर अपनी खूबियों को विकसित कर सके, अपने सामर्थ्य को विकसित कर सके, और उससे तब राष्ट्र निर्माण होगा जब सभी समाज के व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये एक साथियों दूसरी शर्त थी, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। तीसरी, सदियों से बहिष्कृत समाजों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना, इससे राष्ट्र निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में तीसरी शर्त बाबा साहब ने रखी, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, स्व प्रतिनिधित्व। सदियों से बहिष्कृत समाज की जो है वो स्वतंत्रता
होनी चाहिए, लेकिन स्वप्रतिनिधित्व होना चाहिए। और स्वप्रतिनिधित्व तब होगा जब उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, यानी कि राष्ट्र तब उभरता है। बाबा साहब ने कहा, व्हेन डज नेशन इमर्ज? नेशन इमर्जेस व्हेन द राइट्स ऑफ द पीपल आर एस्टैब्लिश्ड। भाई राष्ट्र क्या है? राष्ट्र अगर आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग हैं वो समझ, राष्ट्र एक तरह से उसकी राष्ट्र की जो क्रियान्वयन होता है वो राज्य स्टेट से होता है। स्टेट क्या पुलिस करेगा? स्टेट जो है वो देखेगा कि लोगों के अधिकार सुनिश्चित हैं या नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो राष्ट्र क्या करेगा? राष्ट्र, इसलिए बाबा साहब का मानना था राष्ट्र की उत्पत्ति तभी होगी जब लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, और उन अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो राष्ट्र और राज्य कहीं ना कहीं बाबा साहब ने अवधारणा को मिला करके देखा कि ए नेशन इज ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट आल्सो, सो स्टेट हैज टू बी देयर, लेकिन देखभाल नहीं हो पाएगी अगर स्टेट नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टेट भी बाबा साहब ने देखा। अब ये जो स्वप्रतिनिधित्व है, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने सभी समाजों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करी। इसके अंदर विशेषकर जो बहिष्कृत समाज थे सदियों से, उनको देखने की बात करी। कौन कौन से बहिष्कृत समाज थे? सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने जो देखा, वो देखा कि महिलाएं बहिष्कृत थीं, महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। दलित समाज के लोग बहिष्कृत थे, उनके अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, उनको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मुस्लिम समाज भी बहिष्कृत हो गए थे ब्रिटानिया साम्राज्य में, और उसके बाद उनके स्वाधिकार होने चाहिए, और पिछड़े समाज के भी अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। और ये बात अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो मैं जिन समाजों की बात कर रहा हूं, राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के, जो बाबा साहब इन पार्लियामेंट, उसमें ये उद्धृत किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि किसके किसके। तो सर्वप्रथम अगर हम महिलाओं के अधिकारों की सुनिश्चित होने की बात करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बाकायदा हिंदू कोड बिल बनाया, और हिंदू कोड बिल बना करके महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया। मैं यहां पर बहुत सारे नहीं, लेकिन 7 अधिकारों की बात करूंगा जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर जिसको वो सुनिश्चित करना चाहते थे। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का मानना ही था कि हम राष्ट्र के विकास को महिलाओं के विकास से जोड़ करके देखते हैं। जिस समाज की महिलाएं विकसित होती हैं वह समाज जो है सबसे विकासशील होता है, या राष्ट्र विकसित हो सकता है। ये बाबा साहब का मानना था, और इसीलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी बाकायदा जो है हर एक समाज के लिए, जो चाहे वो उन्होंने उस समय वहां पर जो देवदासी प्रथा थी उसके प्रति लड़ाई लड़ी, विधवा विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो है 7 जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिलाना चाहते थे। पहला, बहुपत्नी विवाह पर रोक, पॉलीगैमी पर रोक लगाई उन्होंने कि रोक होनी चाहिए, बहुपत्नी विवाह नहीं होना चाहिए, एक ही पत्नी का विवाह होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन मोनोगैमी, एक ही पत्नी से विवाह होना चाहिए, वरना अगर बहुपत्नी होगी तो दूसरी जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। ये बाबा साहब चाहते थे। दूसरा, विवाह अनुष्ठान नहीं होगा, अनुबंध होगा। विवाह जो है 1950 एक्ट के तहत विवाह अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान नहीं होगा, अनुबंध होगा। इट विल नॉट बी ए सेक्रामेंट, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। विवाह जो है वो अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। मेरा पति मेरा देवता है, मार रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा पति तो मेरा देवता है। और विवाह जो है वो तो 7 जन्मों का
बंधन होता है, मैं कैसे अपने पति के खिलाफ बोलूं। बाबा साहब ने कहा ये सब कुछ नहीं, अगर पति आपके ऊपर जो है अत्याचार करता है, अन्याय करता है, खाने के लिए नहीं देता है और आपका रख रखाव नहीं कर पा रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उससे तलाक ले लें, और ये अनुबंध है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। और यहीं पर साथियों तलाक अगर लेगा, तीसरा अधिकार दिया कि तलाक ऐसे ही नहीं दे देगा, तलाक की स्थिति में वो भरण पोषण भी देगा, मेंटेनेंस भी देगा। ये नहीं कि तलाक दे दिया जाओ, नहीं, मेंटेनेंस शुड बी गिवन बाय द हस्बैंड, ये उन्होंने अधिकार देखा। चौथा, दहेज प्रथा के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की, और दहेज को स्त्री धन के रूप में अगर कहा नहीं बना रहे हो तो स्त्री धन बना दो। इसके बाद साथियों जो पांचवा था वो पिता और पुत्र की संपत्ति में पुत्र की तरह समान अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। पिता के जो बेटी है उसका अधिकार, पत्नी का अधिकार अपने पति की संपत्ति में, और पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार, ये पांचवा। छठा जो था वो गोद लेने में पत्नी का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेंट नहीं हुआ तो जो है दिक्कत हो जाएगी, कंसेंट होना जरूरी है, कंसेंट होना जरूरी है। ये हुआ छठा, गोद लेने में। सातवां जो अधिकार था वो था अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज यानी कि सिविल मैरिजेस, पहले ये सब नहीं था। तो ये 7 अधिकार बाबा साहब अंबेडकर दे करके जो उस समय की महिला समाज की थी, और डोमेस्टिक वगैरह जो वायलेंस था, और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने इक्वल पे, इक्वल वर्क एंड इक्वल वेज, मैटरनिटी लीव, ये जो अधिकार दिए बाबा साहब अंबेडकर ने, इससे उन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर एक कदम बढ़ाया अधिकार दे करके। ये महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए उन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी है कि बाद में धीरे धीरे करके आपके संविधान के अंदर ये सभी अधिकार आ गए। विधवा विवाह के खिलाफ भी उन्होंने एक जो है कानून, उसको भी जो है बाकायदा तरजीह दी थी। तो ये हो गया साथियों। बैकवर्ड क्लासेस के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। अब साथियों जो है उसका आप बाद में जाकर देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो एक अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340, जिसके तहत उन्होंने कहा there will be a commission which will identify the caste, उन जातियों को चिन्हित करेगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, और उनको जो है वो अधिकार दिए जाएंगे जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होंगे। और इसको बाबा साहब अंबेडकर ने बाद में जब इस्तीफा दिया, जब नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा, मैंने जो एक मेरा कारण था कि नेहरू की कैबिनेट से मैंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका एक कारण था कि वो पिछड़ों का जो कानून था, पिछड़ों पर जो रिजर्वेशन का कानून था, जो उनको हक दिया जाना था, उसको उन्होंने नहीं दिया। और जो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत कमीशन बना करके पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का काम था, उसको पूरा नहीं किया। और यह भी एक वजह है कि मैं नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। ये वॉल्यूम 14 में आप पढ़ सकते हैं, 1319 पेज में ये दिया हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा, जो बाबा साहब का इस्तीफा है वो बाकायदा वॉल्यूम 14 के अंदर एक 10 पेज का इस्तीफा वहां पर दर्ज है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये पिछड़ों का जो है, उन्होंने पिछड़ों के अधिकार को भी सुनिश्चित किया। अब आते हैं साथियों मुस्लिम समाज पर। मुस्लिम समाज पर
जो बाबा साहब की बहस थी वो उस समय सामने आई, वो जो थी बाबा साहब अंबेडकर ने पहली बार संविधान सभा में अपना भाषण 10 दिसंबर 1946 में दिया था। 10 दिसंबर 1946 में। और अचानक राजेंद्र प्रसाद ने कहा भाई डॉक्टर अंबेडकर यू शुड स्पीक। बाबा साहब उठे और बाबा साहब ने कहा नहीं नहीं भाई, ये जो है आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया, आई वॉज नॉट रेडी, और आप इसके बाद कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर आप ये बोलिए। तो साथियों उस समय बाबा साहब ने शुरू किया कि अगर भारत का निर्माण होना है और भारत को एक राष्ट्र बनना है और भारत को अपना संविधान, माकूल संविधान, एक कंप्लीट मुकम्मल संविधान बनाना है, तो मुस्लिम लीग के लिए वेट करना चाहिए और मुस्लिम लीग को भी संविधान सभा में शामिल करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय नहीं आ रही थी, मैं पार्टीशन के पहले की मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, वो नहीं आ रही थी। और नेहरू ये चाहते थे कि नहीं चलो हम जो है इसको शुरू रखें, हम बात करें। तो साथियों बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर राष्ट्र की अस्मिता का निर्धारण जब हो रहा है तो उस समय किसी भी व्यक्ति की अस्मिता कोई माने नहीं रखती। कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल की अस्मिता कोई माने नहीं रखती। राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि होनी चाहिए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए। मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा कि आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई मुस्लिम लीग से है। कांग्रेस की लड़ाई और मुस्लिम लीग से अगर लड़ाई है तो इस लड़ाई को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात है, राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि आप मुस्लिम समाज को पावर से नहीं खींच सकते, आप उसको हिंसा से नहीं जीत सकते। आप ये सोच रहे हैं कि हम उनको डरा करके और धमका करके अपने साथ ले लेंगे, तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। अगर आपने एक बार पावर यूज भी कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए एक समाज के ऊपर बार बार पावर यूज करते रहेंगे, ऐसे राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण कूटनीति के सहारे हम उनसे संधि करके और उनसे बातचीत करके उनके आधार पर अधिकारों को दे करके आदान प्रदान करके राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए मुस्लिम लीग को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना बहुत आवश्यक है। यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा ये बात करी। और उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद के अंदर बाकायदा जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज के अधिकारों को सुनिश्चित किया। माइनॉरिटीज अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं, ये अधिकार सुनिश्चित किए बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बता के रखा। आखिरी साथियों जो समूह था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार की देना की बात कर रहे थे, और वो थे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। उनको किस प्रकार सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो अधिकारों के साथ साथ स्व प्रतिनिधित्व दिया जाना भी जरूरी है। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी। साथियों अगर आप देखें, बाबा साहब अम्बेडकर ने विभिन्न समाजों के सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की जो बात करी, उसमें सवर्ण समाज की भी रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी उन्होंने। ये लोग भूल जाते हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जब मांगा था
तो केवल उन्होंने दलितों के, पिछड़ों के लिए भी मांगा नहीं साथियों। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए समर समाज के लिए भी मांगा। किससे मांगा और कब मांगा, यह बहुत ऐतिहासिक है। बाबा साहब अंबेडकर का पहला ज्ञापन, अगर बाबा साहब अंबेडकर को हम देखें कि बाबा साहब अंबेडकर का सार्वजनिक लाइफ में सर्वप्रथम पहली बार पदार्पण कब होता है, तो बाबा साहब अंबेडकर पहला मेमोरेंडम 1919 में साउथ बरो कमेटी को देते हैं। 1919 साउथ बरो कमेटी, जिसको हम फ्रेंचाइज कमेटी भी कहते हैं। और फ्रेंचाइज कमेटी साथियों, फ्रेंचाइज कमेटी इसलिए आई थी कि किसको किसको वोटिंग का अधिकार दिया जाए, इसलिए आई थी फ्रेंचाइज कमेटी। और ब्रिटानिया साम्राज्य के लोग, उस समय जो ब्रिटिश के लोग थे, वो कहते थे भारतीयों को हम डेमोक्रेसी कैसे दे दें, भारत के लोग तो बटे हुए हैं, ये विभिन्न जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, दे आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। भारत के लोग प्रजातंत्र के लिए अभी तैयार नहीं है, तो इनको हम कैसे जो है अधिकार दे दे। बाबा साहब ने कहा यही बात तो जो है आपने अपने यहां भी देखी होगी कि आपके यहां भी लोग तैयार नहीं थे और यूएस में भी लोग तैयार नहीं थे, वो बटे हुए थे, रंग भेद की नीति में बटे हुए थे। और वहां तो 1700 के अंदर जो है अधिकार मिलने लगे थे। कैसे आपने वहां पर डेमोक्रेसी बना दी, डेमोक्रेसी आपने बनाई, वहां पर क्यों बना दी, क्योंकि वहां पर भी लोग बटे हुए हैं, तो यहां पर भी बटे हुए हैं, लेकिन यहां पर लोगों को हमें अधिकार चाहिए, क्योंकि जब अधिकार मिलेंगे, हमें स्वप्रतिनिधित्व मिलेगा, तभी बाबा साहब ने कहा कि हम एक साथ बैठ करके निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करेंगे। हम बटे हुए हैं, ठीक है, हम बटे हैं, लेकिन जब हम सब एक साथ आएंगे, when we will come together, तभी हम एक दूसरे के मसाइल को समझ सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उठेंगे, और ये हमारे ऊपर लादा जाएगा कि आपको एक साथ बैठ करके निर्णय लेना है, तभी तो हम लोग एक दूसरे को समझेंगे। जब तबादलाए ख्यालात होगा, जब एक दूसरे के ख्यालात को हम समझेंगे, जब हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, जब हम उसके पीड़ा को, दर्द को समझेंगे, तभी तो हम एक साथ मिल करके हमारे अंदर दूसरे की संस्कृति को, विचारधारा को समझने की सलाहियत पैदा होगी। तभी तो जो है राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं तो राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही हो जाएगा, जब आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो कैसे होगा। और इसलिए बाबा साहब ने 1919 में कहा, साउथ बरो कमेटी को साथ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के बाबा साहब अंबेडकर ने 9 कारण बताए थे। आप सोचिए, 9 रीजन फॉर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला कारण बाबा साहब ने कहा, सरकार एक ऐसी जगह होती है, गवर्नमेंट इज ए स्पेस, जहां पर हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सक्षमताओं, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को मांझता है और डेवलप करता है। अपनी क्षमताओं और सक्षमताओं को, अपनी क्रियान्वयन उसको जो है वो मांझता है और उसको डेवलप करता है। तो अगर सरकार एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी क्षमता को और सक्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो सभी समाजों को बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, सभी समाजों को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। और यहीं पर दूसरा कारण बाबा साहब ने बताया कि एक अच्छी सरकार, a good government is not that is representing the opinion of the people. लोगों के मतों का अनुगमन करने वाली सरकार अच्छी सरकार नहीं होती। क्या भाई हमें तो ओपिनियन मिल गया और इसलिए हम बहुत अच्छी सरकार है, नहीं।
अच्छी सरकार वो होती है जो लोगों को स्व प्रतिनिधित्व भी दे, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन भी दे। एक अच्छी सरकार तभी अच्छी सरकार होती है। ये नहीं कि हम तो भाई ओपिनियन हमको मिल गया और हम अच्छी सरकार हो गए। बाबा साहब ने कहा ऐसे नहीं बनेगा। तीसरा साथियों, मैंने आपको बताया था समेकित निर्णय लेने की क्षमता का विकास, समेकित निर्णय लेने की क्षमता का विकास है, तभी जो है एक अच्छी सरकार होगी। और इसलिए हमें आदान प्रदान करते हुए हमें रिप्रेजेंटेशन देना बहुत आवश्यक है। ये सवर्ण समाज के लिए भी था, दलित समाज के लिए नहीं था, ये सवर्ण समाज के लिए भी था, क्योंकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे भाई हमको भारतीयों को दो, हमको भी दो। इसलिए बाबा साहब सेल्फ रिप्रेजेंटेशन लाए थे। चौथा, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए भी स्व प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रजातंत्र की स्थापना ये क्या है? ये है साथियों कि अगर मान लीजिए हम प्रजातंत्र बना देते हैं, हम प्रजातंत्र बना देते हैं और उसमें क्या होता है कि एक वर्ग कानून बनाता है और दूसरा वर्ग कानून झेलता है या कानून उसके ऊपर लागू किया जाता है। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है। लेकिन अगर इस व्यवस्था में एक ही वर्ग हमेशा कानून बनाता रहेगा और दूसरा वर्ग हमेशा कानून लेता रहेगा तो क्या होगा? एक वर्ग तो राजा बना रहेगा और दूसरा प्रजा बना रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ऐसे तो डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। इफ डेमोक्रेसी, अगर प्रजातंत्र बनना है तो जो प्रजा है जिसके ऊपर बार बार आप कानून लागू कर रहे हैं, उन कानून लागू जिन पे हो रहा है उनको भी कानून बनाने का मौका मिलना चाहिए। जो लोग कानून ले रहे हैं, those who are actually taking the law, they should be also given a chance to make law. जब ये चीजें बदलेंगी तभी एक प्रजातंत्र बनेगा। वरना क्या होगा? एक राजा बना रहेगा और दूसरा रंक बना रहेगा। इससे प्रजातंत्र स्थापित नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा। दलितों के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा, महिलाओं के लिए तो वो अधिकार मांग रहे थे, लेकिन यहां पर पिछड़ों के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, आदिवासियों के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे कि अगर उनको सचमुच। और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जो है उसका पांचवा आधार था समाज में प्रभावी न्यायिक व्यवस्था का क्रियान्वयन। अगर स्व प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सभी समाजों का न्यायिक व्यवस्था में या सिविल सेवा में अगर ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि कानून व्यवस्था को वास्तविकता में एक सिविल सेवा ही लगाती है, सिविल सेवा उसका क्रियान्वयन करती है। सिविल सेवा जो है वही लागू करती है बाकायदा कानून व्यवस्था को। कानून बनाने वाले तो कहीं और हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉ। अगर इस व्यवस्था के अंदर, अगर सिविल सेवा के अंदर सभी समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक ही समाज के लोग यथास्थितिवाद को बनाए रखेंगे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर न्यायिक व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन होना है तो ब्यूरोक्रेसी में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये आसानी से हो सकता है अगर सभी समाजों के जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो हम बाकायदा रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं। ये था साथियों जो है छठा
चौथा 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 ना कि पांचवा, छठा बताते हैं कि दलितों के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेशन उन्होंने स्पेसिफिक मांग करी, क्योंकि उन्होंने कहा दलितों की कठिनाइयां और दलितों की आवश्यकताएं यूनिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए उनको स्वप्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द दलित्स आर यूनिक प्रॉब्लम, और वो कहते हैं ना, जाके ना हो पैर विवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो दे कैन अंडरस्टैंड द पेन एंड एगोनी, वही समझ सकते हैं, और इसलिए उनको ब्यूरोक्रेसी में स्वप्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। छठा साथियों जो वो था, छठा जो आधार था स्वप्रतिनिधित्व था, वो था नैतिक आधार। बाबा साहब अंबेडकर ने नैतिक आधार पर स्वप्रतिनिधित्व मांगा, और बाबा साहब अंबेडकर ने कोट किया, किसको कोट किया? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1885 में ये कहा, एक मेमोरेंडम दिया ब्रिटानिया साम्राज्य को कि ब्रिटानिया साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भारतीयों का चयन नहीं हो रहा है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि क्योंकि ब्रिटानिया साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए उनके पौरुष का क्षय हो रहा है, उनकी ड्वार्फिंग और स्टंटिंग हो रही है, उनकी जो कैपेसिटी है वो मरती जा रही है, उनकी कैपेबिलिटी मरती जा रही है। बाबा साहब ने एक लाइन खींची कि भाई आपको तो 150 साल से ब्रिटानिया साम्राज्य आई है, और 150 साल में आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो आपकी जो क्षमता है उसका क्षय होता जा रहा है, आपके पौरुष का क्षय केवल 150 साल में होता जा रहा है। आपने दलितों को तो 1500 साल से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, उनकी क्षमताओं का क्या, उनके पौरुष का क्या, कैसे क्षय हुआ है? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके साथ एक नैतिक अपराध हो रहा है, मॉरल रॉन्ग हो रहा है, तो आपने दलितों के साथ हमेशा मॉरल रॉन्ग किया है, और इसलिए अगर आपके साथ गलती हो रही तो आप दलितों के साथ गलती कैसे कर सकते हैं? और इसलिए देयर इज ए मॉरल रीजन दैट यू शुड बी गिवन। साथियों, एक आठवां जो वो था, जो बाबा साहब अंबेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा, वो था संविधान के अंदर सामाजिक न्याय की व्यवस्था। अक्सर लोग संविधान का जिक्र जब करते हैं तो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जिक्र करते हैं, समता स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का जिक्र नहीं करते। भारत का संविधान जो है वो बाकायदा इस बात की तस्दीक करता है कि सामाजिक न्याय सबसे पहली, और इसीलिए प्रियम्बल आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा, मैं आपके मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि संविधान को केवल कानून की किताब मान करके ना पढ़ा जाए, कानून को बाकायदा एक सामाजिक विज्ञान की किताब या समाजशास्त्र की किताब मान के पढ़ा जाए। और इसीलिए ऑस्टिन गार्वेल ने जब समीक्षा करी भारतीय संविधान की, तो उसने कहा था भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक परिवर्तन का ग्रंथ है, सामाजिक परिवर्तन का ही नहीं बल्कि एकता और अखंडता को बनाने का ग्रंथ है। इसलिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की तरह संविधान को पढ़िए। और जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, और इसीलिए जब उन्होंने अनुच्छेद 16 को रखा जिसमें अवसर की समानता थी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो बाबा साहब ने कहा कि अगर गैर बराबरी के समाज के अंदर अगर हम अवसर की समानता दे देंगे, गैर बराबरी का समाज, ऊर्ध्वाधर समाज में अगर हम अवसर की समानता दे देंगे, तो जो लोग आगे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो लोग पीछे हैं वो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए गैर बराबरी है और आप कहें कि अब आप समान हैं, दौड़ो, तो क्या होगा? जो आगे हैं
जो पीपल दोज हु आर अहेड दे विल गो अहेड। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अवसर की समानता के साथ साथ अवस्था की भी समानता होना चाहिए। अवसर की अवस्था की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ कंडीशन भी होनी चाहिए। और इक्वलिटी ऑफ कंडीशन क्या थी? इक्वलिटी ऑफ कंडीशन जो थी वो ये थी कि रिजर्वेशन। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नहीं, आप राजनीति में तो रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन नौकरियों में क्लेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये रिजर्वेशन शब्द नहीं आया साथ में। बाबा साहब ने कहा क्लेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो था बाबा साहब अंबेडकर ने स्व प्रतिनिधित्व के तहत मांगा। आखिरी जो कारण है वो साथियों दार्शनिक था। और वो मैं एक तरह से एनालिसिस करते हुए बाबा साहब को जोड़ता हूं कि बाबा साहब कहीं ना कहीं रूसो को जान रहे थे। और रूसो कहता था कि समाज में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, और एक होता है वर्च्यूज ऑफ द रूलर और एक होता है वर्च्यू ऑफ द स्लेव। यानी कि कुछ लोग जो है वो राजा हैं और कुछ लोग रंक हैं, वो नौकरी करने के लिए। और यही बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति में चिन्हित किया। मनुस्मृति में कहा गया बाकायदा कि जो है कुछ लोग तो भूदेव हैं और कुछ लोग जो हैं वो सेवा के लिए बने। और इसलिए जब जब दलितों को कहा गया कि अधिकार दो, तो लोगों को अधिकार नहीं दिए गए। राजनीतिक अधिकार मानने में महाराष्ट्र के एक नेता ने कहा था, ये तेली तमोली कुनभट क्या करेंगे पार्लियामेंट में जाकर के, हल चलाएंगे क्या? तो ये जो मानसिकता है, दलित प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट है वो दलित क्यों है? वो जो है बाकायदा चीफ जस्टिस है लेकिन वो दलित है, चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो दलित है, प्रोफेसर है वो दलित है। वो जो लोगों की सोच है वो सोच नहीं बदलती। बाबा साहब ने कहा नहीं, इसलिए हमें करके दिखाना होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा, जब उनको वेद चाहिए था तो उन्होंने वेद व्यास को बुलाया जो जाति के हिंदू नहीं थे, और जब उनको महाकाव्य चाहिए था तो उन्होंने जो है वाल्मीकि को बुलाया जो अनटचेबल थे, और जब उनको संविधान चाहिए था तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो क्षमता की, मेरिट की कमी नहीं है, अवसर की कमी है। और अवसर की समानता अगर होगी तो जो है हम बाकायदा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसके अंदर सत्ता की संस्थाओं में, संसाधन की संस्थाओं में, शिक्षा की संस्थाओं में स्वप्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जाकर के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मुकम्मल होगी। अगर उसको आज की भाषा में कहा जाए तो न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय और उद्योगालय, मीडिया, यानी कि 7 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसके अंदर 7 इंस्टीट्यूशन में समाज के अंदर जो भी समूह हैं, जो भी समूह रह रहे हैं, उनके जनसंख्या के अनुपात में इन संस्थाओं के अंदर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर 7 संस्थाएं देखें, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, मीडिया और सिविल सोसाइटी, ये 7 संस्थाएं हैं जो मॉडर्न संस्थाएं हैं। और इन मॉडर्न संस्थाओं के अंदर अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो सभी समाजों का बाकायदा जनसंख्या के अनुपात में इन संस्थाओं के अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी एक मुकम्मल राष्ट्र बनेगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए स्व प्रतिनिधित्व जरूरी है। साथियों, लास्ट पॉइंट साथियों यह है कि बाबा साहब अंबेडकर यहीं नहीं रुके। राष्ट्र निर्माण में उन्होंने स्व प्रतिनिधित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक व्यवस्था दी, और संविधान को बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अगर राष्ट्र की, अब मैं लास्ट पॉइंट आता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माण पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखनी है तो उसके लिए भी हमें उपाय करने पड़ेंगे। और उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमें
अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट उन्होंने कहा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ने बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भारतीय समाज था वो पहली बार गुलाम हुआ, ये पहले भी इंडिपेंडेंट था और इसने इंडिपेंडेंस कैसे खोई? इसने इंडिपेंडेंस इस तरह खोई कि हमारे लोग ही ने इसे धोखा दिया। और बाबा साहब अंबेडकर ने 5 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता पहले खतरे में कैसे पड़ी? जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था तो उस समय जो राजा दर थे उनका मिलिट्री कमांडर घूस लेकर के उसने फैसला किया कि मैं मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ नहीं लड़ूंगा और देश स्वतंत्र हुआ, देश पर हुआ। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया और उसने कहा कि हम आक्रमण में पृथ्वीराज पर आप आक्रमण करो, हम आपका साथ देंगे साथियों। तीसरा उदाहरण शिवाजी का, जब शिवाजी लड़ रहे थे भारत के उत्थान के लिए तो उस समय क्या हुआ? जो मराठा नोबल्स थे, बाबा साहब ने लिखा ये, मराठा नोबल्स वर फाइटिंग ऑन द अदर साइड। जो राजपूत राजा थे वो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। और चौथा, जब ब्रिटानिया साम्राज्य जब सिख रूल मिटाने के लिए लड़ रहा था तो उनका सिपह सलार गुलाब सिंह बाकायदा जो उनका मुख्य कमांडर था वो ब्रिटानिया साम्राज्य की तरफ से लड़ रहा था। 1857 का बाबा साहब ने जिक्र किया, जब भारत में ज्यादातर लोग लड़ रहे थे तो बाकायदा सिख लोग मुंह दे रहे। तो क्या हुआ? बाबा साहब ने कहा कि आप ये देखिए कि कहीं हमारे समाज के अंदर ही घुसपैठिए तो नहीं आ गए हैं जो भारत को धोखा देना चाहते हैं। तो वो उन्होंने चिन्हित करने के लिए कहा। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा कि ये जो आपको एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखनी है तो अभी भारत ने केवल राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है। ये राजनैतिक प्रजातंत्र आया है जिसमें 1 मैन 1 वोट और ये इक्वल वोट, 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट जो है वो इक्वल है। 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो है अभी राजनैतिक केवल जो है प्रजातंत्र आया है। राजनैतिक प्रजातंत्र को आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र में बदलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं राष्ट्र हमारा सेफ होगा, अक्षुण्ण होगा। और चौथा उन्होंने कहा कि आप संविधान को पकड़ कर चलेंगे तभी ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अगर आपने संविधान जो है नहीं पकड़ा तो फिर एनार्की हो जाएगी, क्योंकि भारत में अभी भी संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये संविधान जो है कितना अच्छा है। मैं कहता हूं कि अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो ये अच्छा रहेगा, इसको चलाने वाले खराब हैं तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब हो जाएगा। क्योंकि संविधान संस्थाएं देता है, संविधान संस्थाएं देता है और संस्थाओं को चलाना व्यक्तियों का काम है। तो इसलिए साथियों संविधान जो है बहुत आवश्यक है और उसको लेके चलना। पांचवा जो चौथा बताया वो ये उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को अधिनायकवाद नहीं बनाना है। अधिनायकवाद की संकल्पना से हमें दूर रहना है। वी शुड जो है बाबा साहब ने शब्द युग हीरो वर्शिप, डिनंसिएशन ऑफ हीरो वर्शिप, किसी की भी जो है आराधना नहीं होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर उस समय बाकायदा 2 व्यक्तियों को लेकर के ये बात कर रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी, और जिनको लोग बाकायदा उनकी पूजा करते थे। बाबा साहब कह रहे थे कि नहीं, अपनी जो राष्ट्र की अस्मिता है, राष्ट्र की अस्मिता को कभी भी किसी भी व्यक्ति के चरणों में नहीं रख। भक्ति के अंदर रिलीजन में भक्ति सही है लेकिन राजनीति में भक्ति सही नहीं है। राजनीति में अगर भक्ति होगी तो एनार्की आ जाएगी और इसलिए भक्ति को दूर रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट कि आपको कैसे रखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें जो हमारा अभिजात वर्ग है, डिसमेंटलिंग द मोनोपोली ऑफ द एलिट्स इन द रूलिंग पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक सत्ता है उसमें अभिजात वर्ग के एकाधिपत्य हो गया है और इस एकाधिपत्य को हमें तोड़ना पड़ेगा।
अगर हम राजनीतिक आधिपत्य को तोड़ पाए तो हमारा प्रजातंत्र और भी मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने इस प्रकार हमारी जो एकता और अखंडता को जो उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भी बाकायदा माकूल प्रश्न, बाकायदा माकूल जो रास्ते बताए। और ये आपको मैंने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्र निर्माण का जो पूरा चिंतन है उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने इस प्रकार की जो है मनता की। बाबा साहब ने कहा राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र क्यों नहीं है, राष्ट्र कैसे बनेगा, राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र के लिए बाकायदा उन्होंने स्वप्रतिनिधित्व और उसके 9 कारण और उसके बाद सभी समाजों का अधिकार और उसके बाद उसको अक्षुण्ण रखने के रास्ते, ये बता करके बाबा साहब अंबेडकर का मुझे लगता है कि ये पूरा एक बिंदु राष्ट्र निर्माण का है जिसको धन्यवाद। मैं फिर से आता हूं, आप पढ़िए संविधान सभा की, मेरे पास ये डिबेट रखी हुई है, पूरी डिबेट रखी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर हर दिन कितनी बार खड़े होते थे संविधान सभा के अंदर, 8-9 बार तो डेली खड़े होते थे और कभी कभी 29 से 30 बार खड़े होते थे। आप पढ़िए क्यों, क्योंकि वही मूव करते थे, ही यूज्ड टू मूव, ही यूज्ड टू डिफेंड, और उसके बाद सप्लीमेंट्री भी वही करते थे। और जब फंस जाती थी तब उनके कितने बड़े बड़े भाषण हैं। तो जिन लोगों ने संविधान सभा की डिबेट को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, जिन लोगों ने ये नहीं सुना है कि उनको किस तरह प्रेस किया गया, और वो ऐसे नहीं थे वो लोग जो ऐसे ही प्रेस करते, वो तो कटाक्ष करने वाले थे। वो कहते थे कि जब मैंने देखा था तो मैं बहुत बड़ा दुश्मन था इनका, अब मैं इनका दोस्त बन गया हूं, है ना। ऐसे भी लोग एग्जाम्पल हैं। तो वो लोग तो इस प्रकार कहेंगे, उसमें मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी राजनीति नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपना आंदोलन करना चाहिए, हमें अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए। हमारा मानना यह है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन को छोटा करना तो उसको मिटाना नहीं है, हमें रिएक्शन में आंदोलन नहीं करना है, हमको सकारात्मक, हमें जवाब में थोड़ी आंदोलन करना, हमको तो सकारात्मक मुद्दे खड़े करने हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे सकारात्मक मुद्दे खड़े होने चाहिए पहले, अपने आप उनके मुद्दे गौण पड़ जाएंगे। अगर वो ज्यादा दिन से वो बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो बट नेचुरल है कि आपको लगता होगा, लेकिन बड़ी तो राजनीति है हमारी, जिसमें डेमोक्रेटिक राजनीति आज भी कामयाब है। जितने जितने कानून मिले हैं, जितने कुछ मिले हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट से मिले हैं भाई, वो बैरल की गन पे थोड़ी मिले हैं। इफ सम पीपल से ठीक है, तो वो अपना, मेरा मानना वो नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको अपना सकारात्मक एजेंडे का आंदोलन करना चाहिए, एंड दैट इज द पॉजिटिव एजेंडा, that this is the positive agenda, that you have a constitutional mandate and you are running your movement on the constitutional mandate. You don't have to reply for everything. अभी फिलहाल रिप्लाई की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, रिप्लाई आएगी as you go है। सर, आज हम जिस स्थिति में सेंट्रल इंडिया को देखते हैं, जो सेंट्रल इंडिया काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ट्राइबल सबसे बड़ी मात्रा में है, शेड्यूल कास्ट बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में है, और वे हिंसक आंदोलनों की तरफ बढ़ते, तो उन्हें हम बाबा साहब के विचारों में क्या उत्तर दे सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी एक्चुअली आंदोलन शुरू होते हैं वो इसीलिए शुरू होते हैं क्योंकि अधिकारों का हनन होता है। अधिकारों का हनन होता है, और अधिकार बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे वो संसाधन के प्रति अधिकार हो, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति आधार हो, चाहे वो सत्ता के प्रति अधिकार हो। ये सब के सब जो है बाकायदा हमारे जब इनका हनन होता है तो लोग जो है जो दबे कुचले लोग हैं, जो लोग सत्ता से, केंद्र से दूर होते हैं, वो अपना समूह बनाते हैं और वो केंद्र की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है अगर आप सबसे पहले देखें तो बाबा साहब अंबेडकर जो थे, जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स को लेकर के बाकायदा अधिकारों की बात शुरू करी। उसके पहले जो आंदोलन थे वो सांस्कृतिक आंदोलन थे, जैसे चाहे वो
कबीर का हो, चाहे वो रैदास का हो, चाहे वो दादू का हो, चाहे वो चोखा मेला का होगा, वहां पर लोग बता रहे थे कि ईश्वर की दृष्टि में सब समान होते हैं और इसलिए हम भी मानव हैं और इसलिए हमें भी आप जो है मानव मानव एक समान समझिए। ये आंदोलन चल रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पहली बार आकर के फूले ने आंदोलन चलाया, जो उन्होंने शिक्षा तक अपने आप को केंद्रित रखा कि भाई शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यकता है, शिक्षा बिना मति गली और मति बिना गति गली, गति बिना अर्थ गला। तो वो एक उनका आंदोलन था। उधर नारायण गुरु भी सांस्कृतिक रूप में ही आंदोलन चला रहे थे, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के आधार पर अगर हम देखें और वो भी मॉडर्न इंडिया के अंदर आधुनिक काल में, तो राजनीतिक अधिकारों में सबसे पहले जो है वो आंदोलन चलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पाश्चात्य देश से पढ़कर के आए थे और उनको पाश्चात्य फिलॉसफी में डेमोक्रेसी का अर्थ पता था। और बाबा साहब ने केवल और केवल जो है डेमोक्रेसी किताबों में ही नहीं पढ़ी, बल्कि बाकायदा उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों की डेमोक्रेसी पढ़ी और उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई आप मुझे बताइए कि जर्मनी में डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, उन्होंने रशिया में डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, उन्होंने यहाँ तक की बात की कि जो है फ्रांस में डेमोक्रेसी फेल क्यों हुई। तब उन्होंने ये आंसर दिया कि डेमोक्रेसियां फेल तब होती हैं जब व्यक्तियों को आप ये कहते हो कि भाई ठीक है सब समान है, सब अधिकार बनाएंगे, सबके पास अधिकार है, लेकिन समानता का जो अधिकार है दैट इज नॉट एनफ फॉर डेमोक्रेसी। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। ये बाबा साहब का उत्तर था और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन में पहली बार 1919 में साउथ बरो कमेटी में कहा कि भाई वी ऑल्सो नीड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये कब तक कहोगे कि हम आपकी चौधराहट कर रहे हैं, हम आपकी चौधराहट नहीं मानते, आप हमको दीजिए, हम निर्णय लेना चाहते हैं, हमें निर्णय लेने में हमारी क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाए। तो आप अगर देखेंगे अधिकारों की वंचना व्यक्तियों को आंदोलित करती है और अगर अधिकारों की वंचना, संसाधनों की वंचना, स्वास्थ्य की वंचना लोगों को जब उनको उत्तर नहीं मिलता है तब वो जो है आंदोलित होते हैं। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना। लेकिन अब हमारा जो उत्तर है, जो बाकायदा बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चल करके, हमने एक बार उत्तर प्रदेश में देखा एग्जाम्पल के तौर पर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 26 मई 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के 5वें सम्मेलन, राज्य सम्मेलन में कहा था, दलितों, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपने विकास के सभी मार्ग खोल सकते हो। और उसके बाद आप ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाए रखी थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, और उन्होंने बाकायदा राजनीतिक अधिकारों, जबकि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक दल बनाया और लड़ाई लड़ी। भारत के इतिहास को आप अगर इस तरह देखें कि विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर विश्व में पहली बार एडल्ट फ्रेंचाइज इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये होता है भारत में, ये भारत की एक कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको शिक्षा से नहीं जोड़ा, बाबा साहब ने उसको संपत्ति से नहीं जोड़ा। एडल्ट फ्रेंचाइज को लोग कह रहे थे भाई संपत्ति से जोड़ दो, शिक्षा से जोड़ दो, बाबा साहब ने नहीं जोड़ा। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हमारे लोग जो हैं वो शिक्षा और संपत्ति से वंचित है, इसलिए उन्होंने उम्र का रखा। और शिक्षा और संपत्ति अकल लाती है, ये तो कोई नहीं बता सकता। बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उनको अच्छा बुरा नहीं दिखता,
और वो अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर ही वोट करते हैं, तो आइडियोलॉजी के आधार पर भी आप अनपढ़ हो जाते हैं। तो अनपढ़ है, लेकिन आइडियोलॉजी में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हो जाते हैं। तो ये जो अधिकार है, राजनीतिक आधार, स्व प्रतिनिधित्व, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने मांग ही नहीं की, बाकायदा आंदोलन किया और आंदोलन करके अधिकार प्राप्त किए। और यहां तक कि ऐसे अधिकार प्राप्त किए कि उन्होंने बाकायदा सेल्फ रिप्रेजेंटेशन और संविधान के अंदर वो अधिकार प्रदत्त कराए। और यहां तक कि शिक्षा, मौलिक अधिकार तो सबको मिले, लेकिन स्पेशल अधिकार मिले। तो बाबा साहब के आंदोलन के अंदर ये बात निहित है कि राजनीतिक सत्ता के आधार पर, और वो भी राजनीतिक दल बना करके, और राजनीतिक दल बना करके एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ हमारे 100 में से 85 वोट हमारा है और आप कह रहे हो सत्ता नहीं ले सकते। ये तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लोगों को, तब कहीं जा करके हम बाबा साहब अंबेडकर के उस पूरे फिलॉसफी को। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के अंदर जो है सत्ता, संसाधन और बाकायदा जो है न्याय, इस व्यवस्था के अंदर बाबा साहब अंबेडकर अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार ले रहे हैं। तो अगर उनके संपूर्ण आंदोलन को देखें तो एक तरह से बाकायदा एक गतिशीलता पाई जाती है। बाबा साहब रुकते नहीं है, एक जगह रुकते नहीं, बाकायदा गतिशीलता है। अगर आप उनके अखबार भी देखें तो उसमें गतिशीलता कैसे आ रही है। मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, जनता है, समता है, और वो ले जाना चाहते हैं प्रबुद्ध भारत पर। तो एक तरफ तो जो है उनकी गतिशीलता को देखिए। बाबा साहब अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि लेबर भी जातिवाद कर रहा है। जब तक फैक्ट्री के अंदर रहता है तब तक तो एक है, फैक्ट्री के बाहर आता है तो वो जातिवादी हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी छोड़ करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। लेकिन बाबा साहब वो यही रुकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, केवल और केवल जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन नहीं होगा, हम समग्र समाज को मोबिलाइज करना चाहते हैं, और इसलिए वो रिपब्लिकन पार्टी की नींव डालते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर के इस पूरे आंदोलन को समग्रता से विचारधारा के आधार पर और संविधान की धरातल पर राजनीतिक जो सत्ता है उसके साथ मैं देखता हूं, और उसके साथ सफलता प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में काशीराम को देखता हूं, बहुजन समाज पार्टी को देखता हूं कि एक नहीं 4 बार उन्होंने सरकार बनाई और वो काम किए। 7 विश्वविद्यालय बना दिए जिसको पता ही नहीं चला, जिसको कोई नाम नहीं लेता है कि 7 विश्वविद्यालय उनके रेजिम में बने। काशीराम शहरी विकास योजना में 2.5 लाख के 5 लाख मकान बने, लेकिन कोई नाम नहीं लेता है। तो राजनीतिक आधार पर हम सत्ता लेकर के न्याय कर सकते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकायदा। बामसेफ का एग्जाम्पल ले लें, बामसेफ वाले बाकायदा विचारधारा की धरातल पर लोगों को तैयार करके बाकायदा चला रहे हैं आंदोलन। और एक नहीं तो बाबा साहब को कौन जानता, बाबा साहब को तो मिटा दिया था लोगों ने, और यहां तक कि हमारे फूले साहू हमारी पूरे इतिहास को मिटा दिया था। वो तो भला हो कि बामसेफ आया, उसने इस इतिहास को पैदा किया, और बाद में सत्ता के तौर पर बामसेफ जो है बीएसपी में भी तब्दील हो जाता है। तो हमें लगता है कि एक समग्रता से आंदोलन को देखना चाहिए कि किस प्रकार हम इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर राजनीति में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर इस राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। सर एक और थोड़ा सा मुझे पूछना था कि क्या किसी भी आंदोलन के यशस्विता के लिए या परिवर्तन के लिए हिंसा यह मार्ग योग्य माना जा सकता है, अगर ये बाबा साहब का मॉडल अगर सामने रखते हैं? नहीं, वही मैंने कहा कि जो हमारा जो वो है, बाबा साहब अंबेडकर के गुरु कौन थे? बाबा साहब के अंबेडकर जो थे वो गुरु थे बुद्धा, कबीर। बाबा साहब अंबेडकर के गुरु बुद्धा और कबीर, और बाकायदा जिसे कहना चाहिए बाद में अगर आप देखेंगे तो फुले, उसके बाद अगर आप बाहर चले जाएंगे तो जॉन डुई। तो दे वर ऑल बेसिकली डेमोक्रेट्स इन नेचर।
और बुद्धा ने तो कभी भी हिंसा, यहाँ तक कि जो है उसका वो तो पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामी कह रहे थे, क्योंकि आप चिड़िया पेड़ पौधों के साथ भी हिंसा नहीं करेंगे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी है वो संवैधानिक फिलॉसफी है, और संविधान के माध्यम से ही जो है संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ही क्रांति हो सकती है, ऐसा बाबा साहब का मानना था। और हम भी उन्हीं के, जिसे कहना चाहिए, इस बात को ही किताब से पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आज के इस वेबिनार के उद्घाटनीय कार्यक्रम में जेएनयू से सम्माननीय विवेक कुमार सर यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर कैसे रोल मॉडल है इनको समझाने की कोशिश की, और इस बात को दर्शाने की भी कोशिश की कि शायद जो दुविधाएं हम लोग बाबा साहब के काल में सहन करते थे, उतने दुविधाओं के साथ हम नहीं होते हुए भी बाबा साहब ने राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए जो साधन और जो मार्ग अपनाया है वो आने वाली पीढ़ी के एक आदर्श है कि हम लोगों ने किस मार्ग पर जाना चाहिए। यह संदेश डॉक्टर विवेक कुमार सर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उनके राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण की संकल्पनाओं को रखते हुए प्रस्तुत कर रहे थे। और हमें लगता है कि इस देश में अगर कोई रोल मॉडल है तो वो रोल मॉडल वाकई डॉक्टर अंबेडकर है, जो सर्वांगीण विकास और सभी की समानताओं की बातें रखते हैं, और केवल संकल्पनात्मक आधार पर ही नहीं, वस्तु स्थिति में परिवर्तन के क्या पैरामीटर होने चाहिए और समाज परिवर्तन में राष्ट्र को लेके, शासन से लेके जमीन पे काम करने वाले सभी नागरिकों ने किस प्रकार अपनी भूमिकाओं को रखना चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत अहम भूमिका रखी। मैं डॉक्टर विवेक कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भूमिका संगठन तथा सभी आयोजक महाविद्यालय के द्वारा और ये अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में भी जब भी हमें इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, वे हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर दर्शकों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण लेक्चर के बाद आप लोगों के जो भी कमेंट्स या क्वेश्चन है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है, और उस कमेंट बॉक्स के उस क्वेश्चनों को कंसोलिडेट करते हुए डॉक्टर विवेक कुमार सर आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो सभी दर्शक जो अभी तक विवेक कुमार सर को सुन रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं, और सभी के द्वारा डॉक्टर विवेक कुमार सर काफी व्यस्तता में के रहते हुए भी इस विषय के महत्व को देखते हुए यहाँ पर उपस्थित रह के एक दीर्घ उन्होंने संभाषण दिया, उनका मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और डॉक्टर विवेक कुमार जैसे बड़े महान समाजशास्त्री जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को इंटरप्रेट करते हैं, उनके विचारों के आधार पर इस राष्ट्र की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र की परिवर्तन की स्थिति और दिशा क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर जब प्रकाश डालते हैं, तब भी इस राष्ट्र में जो सामाजिक समस्या है उस समस्याओं का हवाला देते हुए उस समस्याओं में क्या आइडियल व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने अपनाई है। तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिन सामाजिक समस्याओं के आधार पर जो कंक्लूजन इस देश को दिया, इस देश में परिवर्तन के लिए जो संवैधानिक क्रांति लाई, संवैधानिक व्यवस्था लाकर उस संवैधानिक व्यवस्था में जिन कानूनी व्यवस्था को लाने के लिए वे सबसे आगे कारगर रहे, और उस कानूनों के आधार पर, शांति के आधार पर, शांति के साथ और जन आंदोलन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उस व्यवस्था को चलाते हुए इस राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय और समानता की व्यवस्था की कल्पना करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हो, फूले शाहू, कबीर या जो भी महानुभाव हो के गए, जो हमारे राष्ट्र में आदर्श के तौर पर हमें देखते हैं, उन्हीं आदर्शों के उदाहरणों को सामने रखकर क्रांति की भावना भड़काते हैं, और इस देश में माओवादी क्रांति के अलावा हमें और कोई दूसरा पर्याय नहीं। इस बार इस परिप्रेक्ष्य में सरकार, ये जो वक्तव्य आपके सामने अभी हुआ, हमने विवेक कुमार सर को बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए भी क्योंकि विवेक कुमार सर राष्ट्रीय निर्माण के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का जो जिस प्रकार व्याख्यान करते हैं, इन्हीं व्याख्यानों का हवाला देते हुए
ये माओवादी उनके शब्दों का विपर्यास करते हुए या इन लोगों के बातों का विपर्यास करते हुए उनके आंदोलनों को जस्टिफाई करते हैं, जबकि डॉक्टर विवेक कुमार तथा ये तमाम जो समाजशास्त्री है वे डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस राष्ट्र में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की अपेक्षा बनाए रखते हैं। तो इन व्यवस्थाओं के जो भेद है यह समझने की जरूरत है। आने वाले समय में जो हमने अनेक व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, धीरे धीरे इस बात को वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन आप सभी इस व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे थे, इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और ये जो सेशन राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर, ये सेशन डॉक्टर विवेक कुमार का है, ये यहाँ पर इसका अंत होता है, इसकी घोषणा करता हूं और हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।